सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड यूपीएससी इजी। तो देखो, हमने सिलेबस तो एक तरह से स्टार्ट कर लिया था अपना, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि भैया आपने सिलेबस तो स्टार्ट करा दिया पर आपने जनरल गाइडेंस तो दिया ही नहीं कि भैया हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें। मतलब धीरे धीरे एक बेसिक जो नॉलेज होती है, मतलब देखो, एज अ बिगनर सबके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती है। बिकॉज देखो, यूपीएससी एक ऐसा है कि भैया कोई 6 महीने साल का कोर्स नहीं है कि आपने एक साल का कोर्स कर लिया और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, दैट्स इट। नहीं, यूपीएससी कोई एमबीए, कोई बीबीए, कोई बीकॉम, कोई एमकॉम, ये चीजें नहीं है कि भी आपने कोर्स कर लिया और आपने डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर दिया और कहीं ना कहीं से आपको जॉब मिल ही जाएगी अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही स्किल्स हुई तो। नहीं, यूपीएससी एक जर्नी है जो कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनाती है। तो हमने अब तक यहाँ पे देखो, सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया। हम अपना बेसिक्स ऑफ पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। मतलब जो मैंने पॉलिटी में पढ़ा है वो टोटली बेसिक्स था। आपको एक एडवांस लेवल पे उसे पढ़ना ही पड़ेगा। वो पढ़ना कहाँ से पड़ेगा? जो सबसे फर्स्ट सेकंड स्लाइड्स में मैंने सोर्सेज दिए थे, वो सारे सोर्सेज आपको गो थ्रू करने ही पड़ेंगे इफ यू वांट टू अचीव योर एम इन पॉलिटी। लेकिन अब देखो, अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि भैया हम स्टार्ट कब से करें, हमारी एज क्या होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। मतलब अगर हमें एक एग्जाम देना है तो हमारी एज क्या होनी चाहिए? तो जहां तक अगर यूपीएससी की बात है तो यूपीएससी एक बेसिक एज दे देता है। तो यूपीएससी एक एज फिक्स कर देता है कि भैया 21 ईयर से पहले मैं एग्जाम लूंगा ही नहीं। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या यूपीएससी दे देता है? यू नीड टू बी ग्रेजुएट। GRADUAT, मतलब जो भी है, यू नीड टू बी ग्रेजुएट। ये दो चीजें यूपीएससी कह देता है, भैया अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप मेरे पास मत आओ। फर्स्ट यू नीड अ ग्रेजुएशन, सेकंड यू मस्ट हैव अटेन 21 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। मतलब जब आपने फॉर्म फिल कर रहे हो तब आप 21 साल के हो जाने चाहिए। आप इससे पहले ना तो फॉर्म फिल कर सकते हो ना आप एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ पे एक परफेक्ट एज क्या होगी जिससे मैं एक तैयारी शुरू कर सकूं। तो देखो, अगर एक यूपीएससी के बेसिक सिलेबस की बात करें ना, कि भी एक वैसे तो हर अपने मतलब लाइक हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भैया कोई किसी के लिए 6 महीने की कप ऑफ टी है, किसी के लिए सिलेबस एक जो बेसिक सिलेबस है। देखो, यूपीएससी का कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं। हर साल करंट अफेयर्स चेंज होती है, हर साल सिलेबस, हर साल पैटर्न चेंज होके ही आएगा। लेकिन जो एक बेसिक सिलेबस है, जो हमारे पास 8-9 सब्जेक्ट है जिनकी चीजें बहुत ज्यादा फिक्स रहने वाली है, जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फिक्स रहने वाले हैं, इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इनमें से 40% क्वेश्चंस डायरेक्टली आते ही आते हैं। यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को एक साइड निकाल दो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली इन्हीं सब्जेक्ट्स के थ्योरेटिकल नॉलेज में से आते हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये वाला जो बेसिक सिलेबस है, इसको ही करने में जो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कोई ये साल में कर लेता है, कोई मतलब लाइक 6 महीने में भी कर सकता है, तो कोई 1.5 ईयर भी लगा सकते हैं। तो हम ऑन एन एवरेज इसको 2 ईयर्स लेके चलते हैं। लाइक प्रायर गिविंग टू एग्जामिनेशन यू मस्ट नीड 2 ईयर्स। मैक्सिमम आप कितने मर्जी लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 2 ईयर्स, 2 ईयर्स हमें चाहिए ही चाहिए फॉर अ प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। 2 ईयर से पहले भैया देखो, करने को हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो 2 ईयर्स करने से पहले आपको पिछले जो 7 to 8 ईयर्स है ना, आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। क्योंकि इन 2 ईयर्स में क्या करते हैं, इन 2 ईयर्स में हम अपनी सारी नॉलेज कलेक्ट करके एक जगह पर लाते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि भैया हमें मतलब लाइक जितना कुछ भी आता है वो सब हम रिवाइज करते हैं, वो सब हम एक मतलब हम एक पैटर्न बना पाते हैं कि भैया ऐसा एग्जाम होना है और हम उसके लिए ऐसी तैयारी कर रहे हैं। मतलब एग्जाम अगर 3 फेसेस में होना है तो हम 3 फेसेस की तैयारी करते हैं इन 2 साल में। अब टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज देखो, जो एक स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर जो टाइम देता है वो 1 ईयर देता है कि भैया हम 1 ईयर में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। जो एक स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर है, लाइक जो बड़े बड़े हैं जिनके पास फिक्स्ड बच्चे आने, भैया 400-500 बच्चों का बैच होना है, 8 महीने बैच चलेगा, 8 से 9 महीने उनका बैच चलेगा चलेगा। वो मैक्सिमम 12 महीने खींच सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं खींचते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है कि भैया हमें इतना ही पढ़ाना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाना। हमें मतलब लाइक अगर उनके पास एक बैच में 500 बच्चे हैं तो वो 500 बच्चों को सेम ही पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं।
जो अगर वहां पे अगर रोल नंबर 1 पढ़ रहा है, वही रोल नंबर 500 पढ़ रहा है उनके यहाँ। तो उनके लिए कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो 1 में लगभग मोस्टली कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या चाहिए होता है, उसके बाद आपको टाइम चाहिए होता है, जब वो आप सारा सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसे एक जगह कंसोलिडेट करके अपने माइंड को प्रिपेयर कर सको कि भैया आप एक इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। बिकॉज देखो, सीट्स हमारे पास सीट्स हमारे पास 1100 ही होती है। इससे कम ही हो जाती है, इससे कई बार देखो 1200 भी हो जाती है। सीट्स इतनी ही है, सीट 1000-1100 से ज्यादा हमारे पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, टॉप 100 वाले जो, अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो अगर आपको आईएएस चाहिए तो टॉप 50 में आपको आना पड़ेगा आईएएस के लिए। जस्ट अ सेकेंड। फॉर आईएएस यू नीड टॉप 50 रैंक। आईपीएस फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी मैक्सिमम 100 जा सकती है। आईएफएस चाहिए, तो डिपेंड करता है आगे आगे जैसे रैंक बढ़ती जाती है। आईआरएस के लिए अलग रैंक चाहिए होती है, तो मतलब ये चीजें डिपेंड करती है। तो हमने कहाँ डिस्कस कर लिया भैया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अभी तैयारी हम कब से शुरू करें। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम ना एक बार चलो हम अब सब अपने स्कूल में चलते हैं। स्कूल में सब आप अब आप अपने माइंड में लाओ कि भी हम 6 क्लास में इस टाइम पे हैं। तो हमने 6 क्लास कर ली, 7th क्लास कर ली, 8th क्लास कर ली। चिंता ही मत करो, अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करो, फुल मस्ती करो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, अपने खेलो कूदो जो मर्जी करो, लेकिन पास होने की ज्यादा टेंशन मत लो। बिकॉज देखो, मार्क्स डजंट मैटर। अगर क्योंकि देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब लाइक बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब बच्चों पे एकदम दबाव बना के रखते हैं, यस यू हैव टू बी टॉप। अरे भैया 6, 7, 8 क्लास में टॉप करवा के आप उनसे वैसे भी कुछ नहीं करवा सकते। क्या करना है 6, 7 क्लास 8 क्लास में टॉप करवा के, आपने क्या कर लिया था। तो बट लेट्स किड्स हैव सम चिल। हाँ, पढ़ाई एक जगह इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूर, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर है। आपको अपने बच्चों को फोर्स करना है कि भैया हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया जो आपकी उनकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है या और चीजें हैं वो चीजें बंद नहीं। उनको प्रॉपर आप अपनी हॉबीज सिखाइए, सब कुछ एक्सप्लोर कर, मतलब लेट देम एक्सप्लोर एज मच एज दे कैन। अब आती है भैया, देखो आपने 8th क्लास पास कर लिया, अब 9th और 10th में आ गए। तो भैया 9th एंड 10th में भी लगभग कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया भैया कि भैया अब तो मुझे मतलब मुझे आने वाले टाइम में यूपीएससी का एक एग्जाम ही देना है, तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बहुत शुरुआत कैसे कर सकते हो भैया, बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। अपने मतलब लाइक खेल कूद साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन आपको अपनी स्टडीज मतलब देखो, जो एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम में वही आ रहा है जो हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री सेम है, ज्योग्राफी सेम है, इकोनॉमिक्स सेम है, पॉलिटिकल साइंस सेम है, बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में वही आ रहा है जो हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। और जो हमारा बेस बन जाता है ना, वो 6 से लेकर 10th क्लास तक बन जाता है। मतलब 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक ऐसी चीजें हमारे पास जो एनसीईआरटीज हैं, जो हमारा सिलेबस है, वो सब यूपीएससी का A to Z चीजें, मतलब A to Z तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आफ्टर 10th हम पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें। अच्छा, मेरे पास ये बोर्ड भी है, ये मुझे आज पता चला। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो हम 6 to 10th में मोस्ट ऑफ द बेसिक चीजें हम पढ़ लेते हैं। ओके, लेट मी रेज दिस। 6 to 10 में हम मोस्ट ऑफ द चीजें हम पढ़ लेते हैं। तो हमें उसको बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या पढ़ना है, अपना बेस क्लियर कर देना है, ताकि आपको अगर आने वाले टाइम में अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने बैठो भी, तो आपको वापस से आपको ये ना करना पड़े भैया मुझे तो यही नहीं पता टोर्नेडो क्या होता है, मुझे यही नहीं पता साइक्लोन क्या होता है, मुझे यही नहीं पता भैया एक इंडिया में दिल्ली सल्तनत आई थी, फिर उसके बाद मुगल्स आए थे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। हमें ये बेसिक चीजें भी नहीं पता हो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर 9th 10th क्लास में अगर हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि हमें यूपीएससी का एग्जाम आने वाले टाइम में देना है, और आपको कहीं से ये चीज पता चल गई है कि भैया एक एग्जाम होता है जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कंडक्ट कराती है और उससे हमें बहुत अच्छी जॉब इन फ्यूचर मिल जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़िए और अपना पीछे का बेस क्लियर कीजिए। अब आपने मान लो 10th के बोर्ड्स दे दिए, बिकॉज देखो 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको आने वाला अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है। बिकॉज आफ्टर 10th ही अपनी स्ट्रीम हम चूज करते हैं। अब आपने 6th कर ली, ओके, आपने 6th क्लास कर ली, 7th कर ली, 8th कर लिया, 9th, अब 10th।
10th के बोर्ड हमने दे दिए हैं यहाँ पर, 10th के बोर्ड हमने दे दिए। अब यहाँ पे 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें हमने क्या करना है, अपना आने वाला फ्यूचर डिसाइड करना है कि भी हम आने वाले फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं या हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब आफ्टर 10th हमारे पास पर्टिकुलरली देखो, नॉर्थ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडिया में पढ़ा हूँ, मैं हरियाणा से पढ़ा हूँ, हमारे पास 4 स्ट्रीम्स होती है, और स्टेट्स का मुझे नहीं पता भैया वहां पे क्या सीन होता है। बट सीबीएसई की बात करें तो भैया सीबीएसई तो यूनिफॉर्म ही ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो हमारे पास बेसिकली 4 स्ट्रीम्स होती है। आज का क्या सिनेरियो चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज पिछले दिनों काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं कि भी अब हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, आप कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं है। अगर आप साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो आई डोंट नो आज का क्या क्राइटेरिया है। मैंने 2018 में अपनी सॉरी हाँ, मैंने 2016 में अपनी क्लास 10th करी थी, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम हमारे पास क्या होता था कि भी 4 स्ट्रीम्स ही होती थी। और वो 4 स्ट्रीम्स क्या होती थी, देखो मैं आई डोंट नो अब अदर स्टेट में इन स्ट्रीम्स का नाम क्या है, बट मैं एक सिंपल क्राइटेरिया बता देता हूँ। एक होती थी पीसीबी, पीसीएम, और नेक्स्ट कॉमर्स, और तीसरी होती थी ह्यूमैनिटीज। तो ये तीसरी सॉरी चौथी होती थी हमारे पास ह्यूमैनिटीज। ओके, हाँ, चौथी हमारे पास ह्यूमैनिटीज होती थी। पीसीबी में यार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स होते थे। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हमारे पास मेन स्ट्रीम होते थे। और अब कॉमर्स में तो आपको पता ही है भैया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें होती है। ह्यूमैनिटीज का भी आपको पता है कि भैया ज्योग्राफी होती है, और ये काफी सारी मतलब लाइक ज्योग्राफी, और कौन सी होती है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी शायद होती है पीसी ह्यूमैनिटीज में, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो हमारे पास पर्टिकुलरली यही 4 ही स्ट्रीम होती हैं, इससे अलग हमारे पास कोई स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है शायद। आज के टाइम का मुझे नहीं पता, बिकॉज देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, बट फिलहाल यही स्ट्रीम्स हमारे टाइम में रहती थी। तो देखो पीसीबी कौन लेता था, जिसने डॉक्टर बनना है। पीसीएम लाइक पीसीएम वही लेता था जिसने आगे जाके इंजीनियरिंग में कुछ काम करना है। कॉमर्स वही सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए, एमबीए एक्सेट्रा। ह्यूमैनिटीज कौन लेता था। अब ह्यूमैनिटीज के लिए ना हमारे पास क्या होता था, एक बहुत ज्यादा अवधारणा बनी हुई थी ऑल ओवर लाइक। आज आज के पेरेंट्स में वो अवधारणा है नहीं है, आई डोंट नो, बट हमारे टाइम में बहुत अच्छी थी कि ह्यूमैनिटीज वो बच्चे लेते हैं भैया जिनको पढ़ना निकला कतई नहीं आता, जिनको आवारागर्दी करनी है। आपने ह्यूमैनिटीज लिया, दैट मीन्स आपको आवारागर्दी करनी है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको 12th पास करनी है, एक बीए की डिग्री लेनी है, दैट्स इट। उसके बाद भैया अगर लड़कियां हो तो उनको ही शादी वादी करवा दो, और लड़के हो तो अपना उनके काम धंधे पे लगा देना। ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज बहुत ज्यादा बदनाम स्ट्रीम थी हमारे टाइम में। अ, तो अब जैसे अगर मैं सही अगर अपना ओपिनियन दूं, जितना मैंने अब तक यूपीएससी को ऑब्जर्व किया है, यूपीएससी के सिलेबस को ऑब्जर्व किया है, तो अगर मेरे से पूछा जाए भैया एक पाथ बता दो कि मेरे को अगर आने वाले टाइम में अगर मुझे ये यूपीएससी का एग्जाम देना, तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। भैया देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज के लिए एक ही रहेगा। देखो यूपीएससी कोई स्ट्रीम फिक्स नहीं करता कि भैया मैं ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा लूंगा, मैं पीसीबी वाला लूंगा, पीसीएम वाला लूंगा। ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है। यूपीएससी ने एक ऐसा कंसोलिडेटेड एग्जाम बना दिया है जिसमें क्या है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ए टू जेड चीजें हैं। अब ए टू जेड चीजों में क्या है, उसमें साइंस भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, मतलब कॉमर्स भी है, उसमें पीसीबी भी है, उसमें पीसीएम भी है, उसमें कॉमर्स भी है, और उसमें ह्यूमैनिटीज भी है। उसमें सब कुछ है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि भैया मैं जो सब्जेक्ट बना दूंगा आपको वही 11th क्लास में लेना पड़ेगा और उसी से ही आपको नहीं। आपका साइंस में इंटरेस्ट है शुरुआत में तो आप ये ले लो, आपका सॉरी बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो पीसीबी ले लो, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो पीसीएम ले लो, कॉमर्स के लिए जाना है तो आप कॉमर्स कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज के लिए जाना है ह्यूमैनिटीज कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। बट अगर आप मेरी एक पर्सनल राय जानना चाहो कि भैया हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिट करे इस आने वाली जर्नी में, तो भैया मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा, आप सिंपल ह्यूमैनिटीज लीजिए। बी मतलब लाइक आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल अपना मतलब बर्डन हल्का करना है। आप अपना ह्यूमैनिटीज लीजिए। और क्योंकि देखो ह्यूमैनिटीज में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ह्यूमैनिटीज में आपका हिस्ट्री कवर हो जाता है, ह्यूमैनिटीज में आपका ज्योग्राफी कवर हो जाता है, ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स आई डोंट नो होता नहीं होता है, पर पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाता है। मतलब लाइक अगर 6 मेन सब्जेक्ट है, 6 में से 3 तो आप ह्यूमैनिटीज के अंडर कर ही रहे हो। और क्लास 11th क्लास 12th की बुक्स ऐसी एडवांस होती है कि भैया वो तो हम भी रेफर लाइक अगर मैं यूपीएससी का एक टीचर हूं तो मैं क्लास 11th क्लास 12th की एनसीईआरटी जरूर रेफर करता हूं कि बच्चा आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये आप छोड़ नहीं सकते।
तो आपको तीन मेन सब्जेक्ट यही कवर हो जाते हैं डायरेक्टली। अब मुझे आइडिया नहीं है कि भैया जो क्या नाम है उसमें इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट में आता है कि नहीं आता ह्यूमैनिटीज में, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। अगर आता है तो वेल एंड गुड, आपका एक और सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाता है। तो ह्यूमैनिटीज एक ऐसी स्ट्रीम है जो डायरेक्टली रिलेटेड है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स टू यूपीएससी, मतलब जो यूपीएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो ह्यूमैनिटीज एक स्ट्रीम होती है। अब आपने टेंथ क्लियर कर ली, आपने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली। अब स्ट्रीम आपने कौन सी चूज करी, दैट्स अप टू यू, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ, देखो अगर आप पीसीबी चूज करते हो, देखो आपके अगर पीसीबी माइंड में, अगर आपने क्लास 10 में पीसीबी चूज करी है तो आपको माइंड में यही रहता है भैया मेरे को तो 12th के बाद नीट का एग्जाम देना और डॉक्टर बनना है। और आप पीसीएम चूज करते हो तो आप ये दिमाग में रखते हो भैया मुझे तो आईआईटी वगैरह जाना है और इंजीनियर बन के अच्छा खासा पैकेज गूगल में ले लेना है। एक जनरल बच्चे के दिमाग में यही होता है क्लास 11 में। बाकी रियलिटी चेक उसे बहुत बाद में मिलता है, जब वो एक्चुअल एग्जाम में बैठता है कि भैया डिफिकल्टी लेवल कितना हाई है। और अब आपको कॉमर्स लेते हो तो आपके दिमाग में यही होता है भैया मुझे आगे बीकॉम बीबीए सीए ये सब परस्यू करना है। आप ह्यूमैनिटीज वही बच्चे लेते हैं, देखो ह्यूमैनिटीज दो ही बच्चे लेंगे, या तो जिनका पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट है कि भाई उन्हें जस्ट पास होना है और क्लियर करना है, या दूसरे बच्चे जो माइंड मेकअप करेंगे इसका सिविल सर्विसेज का। अब मैं इसका एक ड्रॉबैक और बता देता हूँ। ह्यूमैनिटीज क्या है, टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें मतलब लाइक बहुत ज्यादा एफर्ट्स किसी को नहीं लगाने पड़ते हैं। लेकिन देखो जो पीसीबी पीसीएम ये जो दो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपको हार्ड वर्क करना सिखा देते हैं। यानी कि आपका ऑलरेडी हार्ड वर्क का लेवल इतना हाई कर देते हैं कि भाई जब आप यूपीएससी में आते हो ना, तो यूपीएससी का लेवल आपको लो लगने लग जाता है, भैया ये तो कुछ लेवल ही नहीं है। क्योंकि देखो आज अगर नीट का एग्जाम देखो या जेईई का एडवांस देखो, अगर एक बच्चे ने उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर किया है ना, तो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी एक यूपीएससी के एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए। ऑल्दो उसके सामने बहुत ज्यादा न्यू सिलेबस होगा, क्योंकि उसने हिस्ट्री पढ़े हुए 10-15 साल हो जा मतलब लाइक 7-8 साल हिस्ट्री पढ़े हो जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़े हो जाते हैं। बट उसका जो टेन्योर होता है ना, वो इतना हार्ड वर्किंग टेन्योर होता है कि भी उसे अब आदत पड़ जाती है, कोई भी नई चीज आ जाए तो उसे मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीसीबी पीसीएम आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो अगर आप पीसीबी पीसीएम भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका नीट या ये नहीं होता, जेई जेई नहीं होता, आप अपनी ग्रेजुएशन कीजिए और उसके बाद अपना अगर यूपीएससी शिफ्ट होना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप हो सकते हैं। दैट्स वेल एंड गुड। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं खुद भी हूँ जो अगर आप मुझसे पूछो तो भैया मैंने पीसीबी ली थी, साफ सीधी बात ये है, मैंने पीसीबी ली थी, मेरे पास और कोई सब्जेक्ट था नहीं, मैंने पीसीबी ली थी और उसके बाद मैं यूपीएससी में आया हूँ। तो ये सब्जेक्ट आपको हार्ड वर्क करना सिखा देते हैं क्योंकि इनका लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, अब नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एक बार कि अब हमने बहुत अपना अपना सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा ना डिस्कस करते हैं हम। ओके सो लेट मी क्लियर दिस। यार बढ़िया बोर्ड मिल गया, बस स्क्रीन थोड़ी छोटी है मेरी। ओके, कैन आई मूव इट और नॉट? ओके, नहीं, फाइन, यस, कहाँ गए? चलो हम यहीं से रहते हैं। तो अब आपके मन में दिमाग में यही बात आएगी। हम्म, अच्छा, अब आपके माइंड में सबसे बड़ी बात यही आनी चाहिए कि भैया व्हाट इज, सबसे पहले ही क्वेश्चन ये है, परफेक्ट एज टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन प्रॉपरली। अब देखो परफेक्ट एज कुछ नहीं है। मेरे मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी है जिन्होंने 23 ईयर्स की एज में स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जो 25 की एज की ईयर में कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी है जिन्होंने लाइक 18 ईयर्स की एज में ही स्टार्ट कर दिया है, 17 ईयर्स की एज में ही स्टार्ट कर दिया है, या 15 ईयर्स से ही वो कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी मेकअप है। मेरे पास सब तरह के केसेस है कि भी ये सब ऐसे बच्चे कर रहे हैं। तो अब हमारी एज एक एक प्रॉपर एज क्या होनी चाहिए? तो देखो मैंने आपको स्कूल टाइम का बता दिया, लेकिन क्लास 10th तक है, अपना अपना पढ़िए, जो क्लास में आपको समझाया जा रहा है वो समझिए और उसको अच्छे से दिमाग में रट लीजिए। रटना नहीं है, मतलब समझ के अपने दिमाग में फिट कर लेना है। और क्या चीजें फिट करनी है, क्योंकि बेसिक्स फिट करने हैं कि भी आने वाले टाइम में आपको बेसिक्स पढ़ने के लिए दोबारा छठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी ना उठानी पड़े। अब अगर आप एक प्रॉपर एज की मेरे से बात पूछो तो, अगर एक प्रॉपर एज की मैं बात करूं तो आफ्टर क्लास 12th यू कैन स्टार्ट। अब
प्रॉपर प्रिपरेशन। अब उससे पहले क्या है, देखो 90% अपना स्कूल, 10% अपनी प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने हैं, बस जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से याद कर लेना है। हमें चीजें इसलिए ऐसे याद नहीं करनी कि भैया हमें रटना है और बोर्ड का एग्जाम देना है, नहीं। हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं इस टाइम पे आके। बिकॉज क्योंकि देखो वो चीजें देखो आपको दोबारा फिर करोगे आने वाले टाइम में, जब आप प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे तब आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो आपको उस टाइम अगर बेस क्लियर कर लोगे तो आपको आने वाले टाइम में करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लास 12, आफ्टर क्लास 12th आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट क्लास 11th 12th में भी अपना जो पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ के, क्यों ये चीजें आने वाले टाइम में ऐड ऑन ही होंगी। और ये ज्यादा मतलब कोई ये नहीं होगा कि भी आपको रिग्रेट होगा कि भैया मैंने वहां पे क्यों ध्यान दिया। नहीं, आपके आने वाली प्रिपरेशन में ये चीजें ऐड ऑन ही करेंगी। अब मैं एक जनरल स्ट्रीम लेके चल रहा हूँ कि भी आपने आने वाले टाइम में देखो, मैं अब यहाँ पे किसी एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, मैं इस यहाँ पे किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। कोई डिफिकल्ट आपकी या आपने कोई भी ऐसा कोर्स ले लिया, नहीं। मैं एक सिंपल कोर्स लेके चल रहा हूँ। आपने एक सिंपल बीए ली है, जो भी इंटीग्रेटेड या ऑनर्स कोर्स होता है इसका बीए का आपने वो लिया है आने वाले टाइम में। और यहाँ अभी इस टाइम आपका है फर्स्ट ईयर।